कि रैली तो रामलीला मैदान में पहले भी हुई है और आज की रैली बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाती है। वही रामलीला मैदान है, वही अरविंद केजरीवाल है, वही कपिल सिब्बल जी हैं, लेकिन सबकी भाषा बदल गई है। अरविंद केजरीवाल जी इसी मैदान के अंदर देश के सभी नेताओं को और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं को और उसमें भी कपिल सिब्बल जी को खूब जमकर कुछ साल पहले गालियां भी देते थे। देश और दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता उनको भी बताते थे, उनके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी बताते थे, दूसरी देश की बहुत सारी पार्टी के नेताओं को बताते थे। अब उसी रामलीला मैदान में वही भ्रष्ट नेता उनके साथी हो गए हैं, उनके दोस्त हो गए हैं। वही देश के दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेता, वो सब भी उनके लिए बहुत प्रिय हो गए हैं। उनके पास घूम घूम के सारे देश के अंदर वो जा रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये आदमी अपनी पूरी विश्वसनीयता खो चुका है। मैं पहले भी बहुत बार कहा है कि शायद अगर संसार में कोई सबसे झूठा और सबसे ज़्यादा दोगला पॉलिटिशियन कोई होगा तो वो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पूरी तरह से वो एक्सपोज हो चुके हैं और इस तरीके से जिस भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं भारत के उस प्रधानमंत्री के लिए जो हिंदुस्तान के जन जन के हृदय में वास करते हैं, हिंदुस्तान के गरीब से लेकर मजदूर से लेकर किसानों तक हर व्यक्ति उनको हृदय से प्रेम करता है। सारे देश में ही नहीं अपितु सारे संसार में उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी गहरी प्रतिष्ठा बनी है कि दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनके बारे में क्या कहते हैं ये सारे देश और दुनिया ने जान लिया है। अरविंद केजरीवाल जी का इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनके खिलाफ बयानबाजी करना ये उसी प्रकार से है कि जैसे कोई सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास करे तो उसका नतीजा क्या होगा हम सब जानते हैं, थूक कहाँ पर आके गिरेगा। अरविंद केजरीवाल जी के इस चरित्र पर, इस उनके व्यवहार पर मुझे तो तरस आता है सबसे ज़्यादा हमारे आदरणीय अन्ना हजारे जी पर। उन बेचारों पर क्या बीतती होगी। उनके लिए सारे देश ने आंदोलन किया था, सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ था और उसके जो सबसे अग्रणी सिपाही बने थे ये, लेकिन लगातार पिछले 10 साल से ज़्यादा समय होने लगा है केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, केवल अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, गालियां देते हैं और पूरी तरह से जिसे कहते हैं आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबे पड़े हैं। मंत्री भी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, सहयोगी भी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इनकी सरकार भी भ्रष्टाचारी हो गई है और अब अपने उस कुकर्म को जो इन्होंने कोविड के काल में किया, करोड़ों रुपया जब दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता मर रही थी, कोविड से परेशान थी, घर घर में त्राही त्राही हो रहा था और उस समय अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे अपना शीश महल, अपना राजमहल बना रहे थे, उसमें करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे थे, अयाशी का इंतजाम कर रहे थे। मुझे लगता है कि जिस तरह से वो देश के सामने एक्सपोज हुए हैं, दिल्ली वालों के सामने एक्सपोज हुए हैं, उससे देश का, दिल्ली का ध्यान बटाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कभी किसी कानून की बात करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आखिर पार्लियामेंट किस लिए होती है? पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए होती है और पार्लियामेंट कभी भी देश के हित में कोई भी कानून बना सकती है। अगर किसी प्रदेश का
मुख्यमंत्री अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ गाली गलौज करे, उसके मंत्री और उसके एमएलएज उसके चीफ सेक्रेटरी बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स के साथ जो है मार पिटाई करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, रात के अंधेरे के अंदर कमरे खोलकर उसमें से फाइलें चोरी करें और अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सब प्रकार के कुकर्म करें, तो क्या आप सोचते हो कि भारत की सरकार वो मूक दर्शक बैठी रहेगी? क्या ऐसे गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर करने वाले मुख्यमंत्री को भारत की सरकार क्या खुली छूट दे सकती है अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने की, अधिकारियों के अधिकार का हनन करने की? ये कभी कम से कम नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं तब तक इस तरह की छूट एक ऐसे मुख्यमंत्री को कतई नहीं दी जा सकती जो आम आदमी बनने का, आम आदमी की तरह व्यवहार करने का ढोंग तो रचता है, लेकिन वास्तव में वो बड़ा खास आदमी है। वो बहुत ही अव्वल दर्जे का एक्टर है, वो अव्वल दर्जे का भ्रष्ट है। सब प्रकार के जितने भी सार्वजनिक जीवन में गलत काम हो सकते हैं उनके सारे रिकॉर्ड अगर किसी के नाम कभी लिखे जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के नाम लिखे जाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि का काम करते हैं, दिल्ली के काम जो रुक सके ये काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वो शायद भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शायद एक दिन की 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली होगी। निरंतर काम करते हैं, 9 सालों से काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति के बारे में समाज जीवन के हर तरह की योजना बनाकर उसके दुख सुख के वो साथी हैं। गरीबों के दुखों का निवारण उन्होंने किया है। अपनी योजनाओं को जमीन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद स्वयं दिन और रात मॉनिटरिंग करते हैं और उसी का तो रिजल्ट है कि हर उनकी योजना के लाभार्थी जिनको उनकी योजना के कारण उनकी तकलीफ से मुक्ति मिली, ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, लाखों में भी नहीं है। इसके साथ ही पंजाब के सीएम ये कह रहे थे कि अगर 2000 अब देखिए क्या अब वो तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो है उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में वो सब लोग सब कुछ जानते हैं। उनके कमेंट पे मुझे कमेंट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जब मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे उसके बाद भारत के इस अमृत काल में उस विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने वाली यात्रा जो है, जो वो 2047 की बात करते हैं, 100 साल आज़ादी के बाद कंप्लीट होने की बात करते हैं और उस यात्रा के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर सारे देश को जोड़ने की बात करते हैं। वो यात्रा जो है मैं समझता हूं कि बहुत तेज़ स्पीड उसकी हो जाएगी 2024 के बाद, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और शायद फिर इस देश के लोगों को अपनी आंखों के सामने वो मोदी जी के सपनों का भारत, विश्व गुरु भारत देखने का मौका मिलेगा। सवाल सर ये भी है, दिल्ली में महिलाओं के लिए लागू कर दिया गया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब पहले 30% महिलाएं बसों में सफर करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार जब कर्नाटक में थी तो उसकी संख्या घटकर 24% हो गई थी। अब देखिए बात है कि ये जो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स और इस तरह के डाटा, ना मैंने कोई इसके ऊपर रिसर्च की है, ना मेरे लिए मुझे लगता है कि इनका सवालों का जवाब देना कोई महत्वपूर्ण है। ये कोई स्टेटमेंट देने के लिए कोई स्टेटमेंट्स जो है पॉलिटिकल लोग देते रहते हैं, इन सब बातों का मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है।